नमस्कार साथियों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भारत में बारिश का वितरण अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने जलवायु को पढ़ा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। इस लेक्चर में अपन भारत में बारिश का वितरण देखते हैं कि कहाँ कितनी बारिश होती है। भारत में अधिक बारिश वाले क्षेत्र कौन से हैं, भारत में साधारण बारिश वाले क्षेत्र कौन से हैं, और भारत में कम बारिश वाले क्षेत्र कौन से हैं जहां पर बारिश कम होती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। बहुत साधारण सा लेक्चर है। अगर आपका मानसून वाला पाठ अच्छा हो रखा है, अगर आपने मानसून को अच्छे से समझा है, वहाँ कहाँ किस तरह से बारिश होती है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं, तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर भी आप थोड़ा सा इसको देखें, और जिनको चीज़ें कम समझ आती है, रट्टा मारने की आदत है, वो भी यहाँ देख ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। अति न्यून बारिश के क्षेत्र कौन से होंगे, अत्यधिक बारिश के क्षेत्र कौन से होंगे, मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा। साथ साथ में ये जगह ऐसी क्यों है, यहाँ पर बारिश कम क्यों है, यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, तो हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश होती है। तो भारत में बारिश का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जितना मैं लिखा हूं उतना हर साल वहां उतनी बारिश हो, ये औसत माना जाता है। अगर मैं कहीं कह दूं कि वहां पर 200 सेंटीमीटर बारिश का आकलन है, आप कह दो कि इतनी इस साल हुई तो नहीं, उससे कम होगी, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। एक औसत मापदंड है, मोटे मोटे तौर पर एक अनुमान लगाकर होता है। तो अपन 4 कैटेगरी बनाएंगे, सबसे अधिक बारिश वाली, साधारण बारिश की, न्यून बारिश की यानी कम बारिश की, और चौथी अत्यधिक न्यून बारिश की। अपन 4 कैटेगरी बनाएंगे। कौन सी कैटेगरी बनाएंगे? एक तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारिश के क्षेत्र, उसके बाद में साधारण बारिश के क्षेत्र, तीसरी बनाएंगे न्यून बारिश के क्षेत्र मतलब कम बारिश के क्षेत्र, और चौथी अत्यधिक न्यून बारिश के क्षेत्र। तो पहला अपन देख लेते हैं सबसे ज्यादा, या आप कहोगी सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र। सबसे ज्यादा बारिश के क्षेत्र कौन से हैं, उनमें अपन देख लेते हैं। कैसे पहचान करेंगे कितने सेंटीमीटर बारिश से जो इलाके हैं, कितने सेंटीमीटर बारिश वहां पर होनी चाहिए, ताकि हम उसे सर्वाधिक वर्षा वाले भारत के क्षेत्रों में रखें। तो अपन लिखेंगे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। जिन इलाकों में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, उन इलाकों को अपन कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाले वो क्षेत्र माने जा सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ऐसा अपन कह सकते हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे, तो उनमें अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट का क्षेत्र। पश्चिमी घाट का कौन सा भाग, पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी घाट का क्षेत्र ही कहें, ठीक है। मानचित्र में दिखाऊं मैं इसको, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है, इस इलाके का ये वाला क्षेत्र। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि हवाएं इधर से जल लेकर रवाना हुई, और जैसे ही रवाना हुई हवाओं की पानी वाली गाड़ी, उस गाड़ी के बीच में पश्चिमी घाट जो कैसा है, पर्वतीय इलाका है, वो इनके बीच में आ गया कि बोला कहाँ जा रहे हो, पानी है हमारे को दे दो। तो वो सारे के सारे मटके जो पानी के भरे हुए थे, वो इन्होंने यही खाली। ये तो सबसे ज्यादा बारिश का क्षेत्र, एक तो आपको पश्चिमी घाट याद रखना है। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होता है, यहाँ वाला इलाका, यहाँ भी जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में जलवाष्प से भरी हवाएं फंस जाती है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करती है। आपको याद होगा मनसीराम और चेरापूंजी, वो इसी इलाके में आते हैं। मनसीराम और चेरापूंजी ये बहुत ही ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र, रिकॉर्ड है यहाँ पर दुनिया में
कई जगह अगर किसी जगह सबसे ज़्यादा बारिश हुई है तो वो इलाका है मंझीराम चेरापूंजी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड मापा गया है। और क्या करेंगे अपन, तीसरा जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तीसरा क्षेत्र कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप अच्छी तरीके से जानते हैं नक्शे में ये वाला इलाका, क्योंकि चारों ओर से समुद्र से है तो हवाएं जो इधर से हवाएं जाएगी, बेसिक सी बात है, यहाँ टकराएगी, यहाँ आकर बारिश करेगी। तो 3 इलाके हमने देखे। ये सर्वाधिक बारिश वाले इलाके हैं जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ होगी उन्हें अपन सर्वाधिक बारिश वाले इलाकों में रखेंगे। ये 3 इलाके आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने की जो संभावना रहती है, देखो बीच वाले इलाके में मिक्सिंग हो जाता है भाई, साधारण बारिश में और कम बारिश में कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो तो मिक्सिंग होता है। सबसे ज्यादा बारिश और सबसे कम बारिश सवाल इनसे बना करके आता है। तो यहाँ से 3 इलाके तो ये हो गए। चौथा कोई सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र में से उठा के दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम बारिश होती है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अन्य की तुलना में कम बारिश होती है, ऐसा करके दे देगा। 3 इलाके यहाँ से उठा के डालेगा। चौथा कोई इलाका जो कम बारिश का क्षेत्र है, अति न्यून बारिश का क्षेत्र है, वहां से उठाकर डालेगा। तो अपने को एनालिसिस करना है कि कौन सा इलाका किस क्षेत्र में पड़ता है और उसकी बारिश कैसी है। तो हम जानते हैं कि जो तटीय इलाका है, ये वाला पश्चिमी घाट का इलाका, यहाँ पश्चिमी घाट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ की किसी जगह का नाम अगर आ जाए तो अपन उसको सर्वाधिक बारिश वाले क्षेत्र में रखेंगे। उत्तर पूर्व के क्षेत्र से नाम आए, असम का आ जाए, मेघालय का आ जाए, तो अपन कहेंगे कि वहां भी सर्वाधिक बारिश होती है, तो वो भी ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र माने जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट पूरा जो इलाका है, पूरे इलाके को ही अपन सर्वाधिक बारिश में मानते हैं। और अंडमान निकोबार का क्षेत्र आ जाए तो हम अंडमान निकोबार को ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र मानते हैं, इसलिए इन्हें, इस इलाके को अपन सर्वाधिक बारिश के अंदर गिनेंगे। इसके बाद देखें तो आएगा साधारण बारिश का दूसरा कैटेगरी बनाते हैं। ये वाला कैटेगरी हम बनाते हैं साधारण बारिश, साधारण वर्षा। इसकी शर्त क्या है, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच, मतलब 200 से 250, 230, 250 तक की बारिश के जो क्षेत्र है उन्हें अपन साधारण वर्षा वाले, ठीक ठाक वर्षा वाले, अधिक वर्षा वाले भी कह सकते हैं। सर्वाधिक नहीं है, सबसे ज्यादा नहीं है, पर अच्छी बारिश के इलाके इनको माना जाता है। कौन कौन से इलाके हैं, जो इधर वाले इलाके होंगे वो तट के जो क्षेत्र होंगे उन्हें अपन कहेंगे कि वो अच्छी बारिश के इलाके माने जाते हैं। इसमें आप पश्चिम बंगाल को मानेंगे, पश्चिम बंगाल आएगा, बिहार आएगा, ओडिशा इसके अंदर आप लोग, ठीक है। और चाहो तो वैसे बना लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कॉलम वाइज। पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार हो गया, दक्षिणी पूर्वी यूपी हो गया, पूर्वी महाराष्ट्र हो, ठीक है। देखो महाराष्ट्र का जो हिस्सा पश्चिमी घाट का था वह तो सबसे ज्यादा हो गई, और ये इसका हो गया, ठीक है, ये पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका। पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के इस साइड वाला, यहाँ कम बारिश का क्षेत्र जो हो जाएगा, ठीक है। और तटीय क्षेत्र मान सकते हो इसके, आपके बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश होती है। तो ये जो इलाके मोटे मोटे तौर पर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो ये अपन कह सकते हैं कि ये अच्छी बारिश के पूर्वी एमपी भी कह सकते हो,
एमपी का जो पूर्व वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र होगा, वो भी हम कह सकते हैं कि अच्छी बारिश का इलाका होगा। झारखंड भी इसके अंदर ले सकते हो। तो ये जो इलाका हुआ ये अच्छी बारिश का इलाका हुआ। मानचित्र में देखने का प्रयास करें तो यहाँ बात देखो, ये तो सबसे उसमें आया, इसकी ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो इलाका हुआ, ठीक है, ये क्षेत्र और साधारण बारिश का, अच्छी बारिश का इलाका माना जाएगा। लिमिट कितनी, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच। फिर कहें तो साधारण बारिश का इलाका, तीसरा मिला हमको साधारण बारिश या साधारण वर्षा का इलाका। ये कितना रहेगा, इसको अपन कितना कहेंगे, 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। ये जो इलाका था इसे अपन कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश का जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, उसे अपन कहेंगे कि इतनी बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास, 100 से 150, 70, 80, ये जो इलाका होगा इसे अपन साधारण बारिश, वो तो लिख लिया ना, ये न्यून बारिश, कम बारिश का इलाका। साधारण तो हो गया ना, न्यून बारिश का इलाका, ये कम बारिश का इलाका, इसे अपन कहेंगे गुजरात का क्षेत्र। ये 1 मिनट लीजिएगा, 1 मिनट, और की समस्या ज्यादा रहती है इसकी। ठीक, हम देख रहे थे कम बारिश को न्यून या कम मान। गुजरात का क्षेत्र देख रहे हैं अपन, गुजरात के इलाके में होगा आपका जो पश्चिमी एमपी का इलाका है वहां होगा। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, वैसे राजस्थान वालों को लगता है कि पूर्वी राजस्थान के इलाके में या दक्षिणी राजस्थान के इलाके में काफी अच्छी बारिश होती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में वो बारिश उतनी ज्यादा नहीं है, वो न्यून वर्षा का क्षेत्र होगा। या कहो तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर भी कम बारिश होती है, ठीक है। फिर अपन कहेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाका होगा साधारण सी बात है, यहाँ पर भी कम बारिश होती है। फिर आप कहोगे ये जो महाराष्ट्र में एक आंतरिक भाग होता है वहां पर भी अपन देखें तो वहां पर एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, वहां पर भी कम बारिश बनेगी। ये कहीं पर भी हो सकता है। ये क्या होता है, पहाड़ जब पश्चिमी घाट जब बीच में आएगा इनके, तो उस घाट के उस वाली साइड में वहां पर एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है जहां पर तुलनात्मक रूप से काफी कम बारिश होती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र जहां जहां बनेगा वहां पर ऐसी संभावनाएं बनेगी। तो किसी भी स्टेट में जहां पहाड़ मिलेंगे आपको और उन पहाड़ों के एक साइड तो बहुत ज्यादा बारिश, दूसरी वाली साइड कम बारिश मिलेगी, तो ऐसे क्षेत्रों को भी आप न्यून बारिश वाले इलाकों में रखोगे। ये जो क्षेत्र हुए यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। बाकी का जो पूरा भारत रहेगा ना, शेष भारत आप जो है इसी इलाके में उसको ले सकते हो, जहाँ पर एक अमूमन ठीक ठाक ज्यादा बारिश नहीं, 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो, उसे आप न्यून बारिश वाले, कम बारिश वाले इलाके में रखोगे। यहाँ से कभी सवाल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तो सारे आ जाते हैं, यहाँ पर वो बाकी के जो भाग बचे ना वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे हिस्से में। अब हम देखेंगे चौथा न्यून बारिश का इलाका। यहाँ क्या है कि आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ अपनी समझ से लिखने होता है। ये रट्टा मारने की जगह नहीं, रट्टा मारने की जगह केवल वही है जो सबसे ज्यादा बारिश करवा रहा है और जो सबसे कम बारिश करवा रहा है, वो जगह हमें रट्टा मारने की आवश्यकता है। साधारण बारिश और अधिक बारिश वाली कैटेगरी को सिर्फ हमको समझना है कि जो बाकी बचा वहां पर अपन थोड़ा सा उनका एक हल्का सा आइडिया हमको रहे, वहां पर इतनी बारिश, ठीक है। रट्टा मार के हमें नहीं करना। हाँ, सबसे अधिक बारिश की 2-3 जगह अच्छी तरीके से याद रखो, सबसे कम बारिश की जगह वो याद रखो, इतना काफी। तो चौथा जो कैटेगरी होगा वो हम कहेंगे
अति न्यून बारिश, अति न्यून बारिश, अति न्यून बारिश का जो इलाका है इसे अपन कहेंगे कि यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, उसे अपन कहेंगे अति न्यून बारिश का इलाका। इसमें आप लद्दाख याद रखोगे सबसे पहले, लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख के मरुस्थल में बहुत कम बारिश होती है। अति न्यून बारिश का इलाका कौन सा हुआ? लद्दाख का मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान, थार का रेगिस्तान, थार मरुस्थल, यहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, जो राजस्थान से लगता हुआ पंजाब का इलाका होगा, उसमें भी हम कह सकते हैं कि कम बारिश होगी। और जो आपके पश्चिमी गुजरात का जो क्षेत्र होगा, तो कच्छ वाले क्षेत्र की साइड से हम उसको मानेंगे, वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि अति न्यून बारिश, बहुत कम बारिश, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश का वो क्षेत्र माना जाएगा। तो लद्दाख विशेष तौर से दो ही क्षेत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तो अमूमन हर साल एक सी स्थितियाँ रहती है। जैसलमेर के साइड में आपको बहुत कम बारिश मिलेगी, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश मिलती है। तो ये हमने बारिश के वितरण के प्रकार देखे, 4 प्रकारों में आप इसको बांटो। यहाँ से कभी सवाल बने तो गलत मत करना, सिर्फ 2 कैटेगरी अच्छे से याद करो। 2 कैटेगरी अगर हमको अच्छे से याद है तो सवाल कभी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द 4 ऑप्शन में से आप आसानी से ढूंढ लोगे कि सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं। साधारण बारिश वाले इलाके से कभी ऑप्शन नहीं उठाएगा, कभी वहां से सवाल नहीं बनाएगा। सवाल आपसे या तो कब सबसे कम बारिश का पूछेगा या सबसे ज्यादा बारिश का पूछेगा, और दोनों इलाकों के बारे में अगर आपको पता है तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। और भी अगर कोई उटपटांग जगह आपको दे दे निकाल करके भारत की जगह में से, तो उसका आप अंदाजा लगाइए कि वो जगह कहाँ स्थित है। क्या वो पहाड़ी इलाका है? अगर वो भारत का कोई पहाड़ी इलाका है तो मान के चलो वहां पर बारिश बहुत अच्छी है। अगर वो भारत का समुद्र के तट के आसपास का इलाका है तो मान के चलो बारिश अच्छी है, ठीक है। अगर भारत से बहुत दूर है, लद्दाख का क्षेत्र की तरफ आ गया, तो वहां बारिश कम है। पश्चिम का मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, जैसलमेर का इलाका, वहां बारिश सबसे कम है। वो हमें 5-7 याद रहते हैं, बाकी इधर से सवाल कभी गलत होना नहीं चाहिए। 4-5 जगहों को और उनका पीछे का लॉजिक याद रखो। 4 ऑप्शन आते हैं, आराम से करके सवाल को बता सकते हैं, क्योंकि सवाल को आंसर को करने से ज़्यादा, उसमें से सही आंसर पता होने से ज़्यादा आपको उसमें जो 3 गलत होते हैं उनको याद करना होता है। उनको काटने की हमको हमारे अंदर एबिलिटी आनी चाहिए। डरना नहीं होता हमको। जब भी एमसीक्यू का सवाल आता है तो हो सकता है आपको डायरेक्ट 1 सेकेंड में आपको उसका आंसर पता हो, तब तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको एमसीक्यू के सवाल में अगर कोई भी सवाल आपके सामने आए, अगर आपको 100% उसका सीधा सीधा आंसर पता है, तब तो हमको बाकी के 3 ऑप्शन पर जाना ही नहीं होता। डायरेक्ट हमको लगा कि सी आंसर सही है, फटाफट सी पे टिक किया और गोला बारा काम कर, 5 सेकेंड में आपका सवाल खत्म, अगले वाले सवाल पर चले जाओ। लेकिन हमेशा ऐसी स्थितियां नहीं होती, हमेशा आपको इतने लड्डू नहीं मिलेंगे। ऐसे होते तो फिर सारे ही पास होते जाते, ठीक है, कट ऑफ बहुत है जाते, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि कई सवाल कम से कम एग्जाम के आपको 25 से लेकर 30 सवाल के आसपास ही मिलेंगे जो जिनके आपको डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। उसके बाद आपका स्ट्रगल शुरू होता है, उसके बाद आपको मेंटल प्रेशर काम में लेना होता है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कि आप स्थितियों से किस तरह से जूझ सकते हो, किस तरह से सवाल नहीं आते हुए भी आप सवाल को सही करने की हिम्मत दिखा पाते हो। तो वहाँ हमको क्या काम करना होता है, वहाँ पर हमको ऑप्शन जो हमको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, जो हमको पता है कि ये गलत है, ये उत्तर कभी नहीं होगा, उसको एलिमिनेट करना होता है, उसको रेस से बाहर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सवाल में आपको पता है कि ऑप्शन ए और डी ये तो कभी भी नहीं हो सकते, इसका मतलब अपने पेन से उसी जगह हल्का सा निशान कर लो कि हमको ऑप्शन ए और डी तो किसी भी कीमत पर नहीं भरना है। अब लड़ाई बची केवल बी और सी के बीच में, 2 ही ऑप्शन बचेंगे ना, बी और सी। यहाँ आपकी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो लॉजिक का काम होता है ना, वो और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 2 ही बची है।
जो लड़ाई 4 में बटी थी वो लड़ाई सिर्फ 2 के अंदर आ गई। अब हमारा दिमाग और तेज गति से काम करना शुरू करता है। और अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ अगर एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके सही बी और सी में से उनमें से भी उन 2 में से भी बाद में अपन एक सही ऑप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। और ऊपर वाले के भरोसे ही लगाना हो, प्रकृति के भरोसे ही अपने को टिक लगाना हो, तब भी 2 में एक तुक्का मारने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ जो रिस्क फैक्टर है वो 50-50 हो जाता है। तो हमेशा कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 ऑप्शन जो गलत लग रहे हैं, 2 ऑप्शन जो हमको पता लग रहे हैं कि दोनों ये 2 तो नहीं हो सकते, उनको तो एटलीस्ट बाहर करें गेम से, फिर तुक्का लगाए। और जो इतनी हिम्मत करते हैं ना, उनकी किस्मत भी काम देती है। वो तुक्केबाजी में कहीं ना कहीं उनके 2 ऑप्शन में से एक अगर उन्हें बढ़ाए तो वो सही होने की तरफ चला जाता है। ऐसे हमको डरना नहीं होता, चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर करना होता है और वहाँ आंसर दे करके दिमाग लगा करके जो ऑप्शन गलत है उनको बाहर करके रेस से फिर सही आंसर की तरफ बढ़ने का तरीका होता है। एक दिन मैं पूरा लेक्चर करूंगा इस पर कि किस तरह से हमको बहुविकल्पनात्मक MCQ के सवालों को अटेम्प्ट करने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए, किस तरह से हमें डरने से बचना चाहिए, किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे जा करके सवाल करनी चाहिए। एक दिन अच्छा सा मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, किस तरह से कोई चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए, वो सब करेंगे। एक दिन अपन एक पूरा वीडियो बनाएंगे। अभी तक इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी बातें अगले लेक्चर में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।